नमस्कार। ज्ञानस्तु चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा। हम लोग आज पॉलिटी क्लास देखेंगे और इस क्लास में हम लोग लोकसभा और राज्यसभा की तुलनात्मक स्थिति देखेंगे कि किन किन मामलों में कहाँ पर लोकसभा थोड़ी ज़्यादा शक्तिशाली होती है, कहाँ पर राज्यसभा शक्तिशाली होती है, कहाँ पर किन मामलों में ये दोनों सदन बराबर होते हैं। तो पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने संचित निधि ये फिर निधियाँ देखी थी, विभिन्न प्रकार की जो निधियाँ होती हैं भारत सरकार की वो देखी थी। अब संसद में लगभग एक दो टॉपिक और बचे हैं, फिर उसके बाद संसद समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग राज्य विधानमंडल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखना है कि लोकसभा और राज्यसभा की तुलनात्मक स्थिति। तो लोकसभा और राज्यसभा को हमने तुलना करनी है कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है, किन मामलों में कौन दोनों बराबर हैं, कहाँ पे कौन पीछे रह जाता है। तो इसमें तीन स्थितियां ही बन पाएंगी। तीन स्थितियां कौन कौन सी बन पाएंगी? एक तो क्या हो जाएगा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों बराबर हों। ठीक है, एक स्थिति ये बन जाएगी लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां कुछ मामले ऐसे हैं जहां पर वो बराबर साबित होंगी, यानी कि लोकसभा जितना काम कर सकती है उतना ही काम राज्यसभा कर सकती है। ठीक है, और कुछ मामले ऐसे होंगे जहां पर लोकसभा इज ग्रेटर देन, यानी कि मतलब कि लोकसभा ज्यादा है, लोकसभा की शक्ति ज्यादा है किसकी तुलना में? राज्यसभा की तुलना में। तो कुछ मामले ऐसे होंगे। और तीसरी स्थिति क्या बनेगी कि राज्यसभा इज ग्रेटर देन, यानी कि राज्यसभा की शक्ति ज्यादा होगी किसकी तुलना में? लोकसभा की तुलना में। कुछ मामले ऐसे हैं, तो वो हम देख लेते हैं। ये तीन स्थितियां बन पाएंगी, चौथी स्थिति बनेगी नहीं। तो हमें यहाँ पे देखना है कि लोकसभा और राज्यसभा की तुलनात्मक स्थिति देखना है। ये जो क्वेश्चन आएंगे उसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं, उनमें स्टेटमेंट बने होते हैं, तो उसमें ये बहुत मददगार साबित होगा। तो वैसे भी आपको अभी हम लोग जो पीछे पढ़ के आ चुके हैं उसी को समाप्त करना है यहाँ पर, लेकिन ये क्या एक संग मिल जाएगा आपको, तो आपको पता भी चल जाएगा। तो ये चीज देखो कि अगर हम पहली वाली स्थिति लेके चलते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा क्या है, यहाँ पे बराबर चल रही है। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा जब बराबर चल रहा है तो किन किन मामलों में बराबर होगी, बस रिकॉल करना है आप लोगों को और कुछ नहीं करना है। साधारण विधेयक, ये क्या लिखा है? साधारण विधेयक को आरंभ करना या फिर पारित करना। आरंभ करने का मतलब है कि किस सदन में वो साधारण विधेयक वाला मामला लाया जाएगा, कि लोकसभा में भी स्टार्ट करा सकता है और राज्यसभा में भी स्टार्ट करा सकता है, मतलब उसको विधेयक जो लाया जा सकता है। तो विधेयक लोकसभा में भी लाया जा सकता है साधारण विधेयक वाला, और राज्यसभा में लाया जा सकता है, और पारित लोकसभा राज्यसभा, अगर राज्यसभा में लाया गया हो और लोकसभा में पारित हो रहा हो सकता है लोकसभा में लाया गया हो राज्यसभा पारित हो रहा हो, तो दोनों दोनों सदन पारित भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों सदनों की शक्तियां यहाँ पे बराबर दिख रही है हमें। और ये क्या लिखा है तो समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ इस मामले में लोकसभा और राज्यसभा बराबर है। दूसरा मामला देखो, एफ बी का मतलब क्या है? फाइनेंस बिल, यानी वित्त विधेयक। ठीक, वित्त विधेयक। और फिर क्या लिखा है? टाइप टू। वित्त विधेयक टाइप टू मतलब प्रकार दो, हमने देखा था। ये कौन सा आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 117, और उसका भी कौन सा? क्लॉज 3। ठीक है, तो वित्त विधेयक प्रकार दो को आरंभ करने की स्थिति भी, पारित करने की स्थिति एक जैसी है। अब आप ध्यान करो, हम लोगों ने वित्त विधेयक प्रकार दो पढ़ा था, यानी कि वित्त विधेयक प्रकार वन और वित्त विधेयक प्रकार दो पढ़े थे, तो हमने देखा था कि वित्त विधेयक प्रकार दो को सारी प्रक्रिया लगभग लगभग साधारण विधेयक की तरह है, देखा था ना। तो वही बता रहा है कि जो साधारण विधेयक को आरंभ करना पारित करना थे, तो वित्त विधेयक प्रकार दो की भी लगभग कुछ प्रक्रियाएं साधारण विधेयक की तरह थी, तो उसको आरंभ पारित करना भी दोनों सदन बराबर है। इसमें मामले में दोनों सदन बराबर है, यहाँ पे ध्यान रखना है। संविधान तो तीन विधेयक देखो यहाँ पे आ गए, साधारण विधेयक और एक वित्त विधेयक प्रकार दो और संविधान संशोधन विधेयक। अब स्टेटमेंट बन के आ सकता है, हो सकता है यहाँ पे वित्त विधेयक प्रकार वन लिख दें वो लोग, ठीक है, या वित्त विधेयक लिखे खाली। तो हमने कहा था कि जब वित्त विधेयक लिखा हो तब आपको क्या मान के चलना है? वित्त विधेयक प्रकार वन। अगर प्रकार वन और प्रकार दो या टाइप वन या टाइप दो नहीं लिखा है तो आपको क्या मान के चलना है कि वो टाइप वन की बात कर रहे हैं। तो जब स्पेसिफिकली लिख दे कि टाइप टू, तो आपको टाइप टू समझना है, और स्पेसिफिकली लिख दे टाइप वन, तो आपको टाइप वन समझना है। तो संविधान संशोधन विधेयक, अब आ जाओ, ये संविधान संशोधन विधेयक, इसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल, हाँ आप लोग याद करते हैं ना, आर्टिकल 368। संविधान संशोधन विधेयक में भी समान है, यानी कि इसको भी आरंभ करना, इसको भी संविधान संशोधन, यानी संविधान संशोधन जो विधेयक है वो लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, और पारित भी किसी सदन से भी हो सकता है। ये तीन आपको समझ में आ गए होंगे। तो इन तीनों मामलों में लोकसभा राज्यसभा की शक्तियां बराबर है। फिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, इनका जो इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, उनके मामले में भी लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां बराबर नजर आती हैं। ठीक, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं कि लोकसभा की ज्यादा चलेगी या राज्यसभा की ज्यादा चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दोनों मामले बराबर नजर आते हैं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं, बस रिकॉल करना है। अब आपको कहोगे ये बताओ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन बताओ, तो फिर वो लंबा कर निकल जाएगा, पीछे हम पढ़ चुके हैं, आप लोग वहां पे देख लेना। अब क्या, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में लोकसभा राज्यसभा बराबर है। अब यहाँ पर समझो कि प्रधानमंत्री और की यहाँ पे कई बार दिक्कत आ जाती है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति क्या लोकसभा करती है या राज्यसभा करती है? लोकसभा करती नहीं है, राज्यसभा करती नहीं, वो तो राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चुनेंगे
और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे। लेकिन नियुक्ति का मतलब पता है, यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि या तो वो लोकसभा से भी उठ सकते हैं, वो मंत्री जो बनेंगे, मंत्रिपरिषद बनेंगे अन्य मंत्री, वो लोकसभा से भी हो सकते हैं या राज्यसभा से भी हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं ना। यानी कि प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं राज्यसभा से बन जाए, जैसे राज्यसभा से जो एस जयशंकर है, एस जयशंकर विदेश मंत्री, तो वो भी कहाँ से है, राज्यसभा से। और जो निर्मला सीतारमण है वो भी कहाँ से है, वो भी राज्यसभा से। तो राज्यसभा से भी मंत्री आ सकते हैं और लोकसभा से भी मंत्री आ सकते हैं। तो इन मामलों में यहाँ पे क्या देखना है, इस मामले में कि मंत्री चुनने में, मंत्री की नियुक्ति करने में लोकसभा से भी उठा सकते हो, राज्यसभा से भी उठा सकते हो मंत्री, या उठा सकते हो मतलब कि वहां से आ सकते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों बराबर है। ये नहीं कि जो मंत्री होंगे, जो मंत्रिमंडल होगा या मंत्रिपरिषद होगा, उसमें लोकसभा से ही मंत्री चुने जाएंगे या सिर्फ राज्यसभा से ही मंत्री चुने जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो राज्यसभा का भी कोई मंत्री हो सकता है, बन सकता है, और लोकसभा से भी कोई बन सकता है, इसलिए लोकसभा और राज्यसभा बराबर है। तो इस स्थिति को ध्यान रखना। कई बार आपको सोचो कि नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, तो नियुक्ति में लोकसभा और राज्यसभा बराबर कैसे, कि इन दोनों में से कहीं से उठाया जा सकता है। ये आगे सामने अब समझो। संवैधानिक पदाधिकारियों, संवैधानिक पदाधिकारी कौन, ये हम बार बार पीछे पढ़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, कैग, कैग हो गए, ठीक है, कैग है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। ये जो पद है, ये संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं। ये जो पद है, ये इन पदों को हटाने में लोकसभा और राज्यसभा दोनों बराबर हैं, ये ध्यान रखना है। ये हम सब पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। विभिन्न, बस हमें खाली रिकॉल करना है। विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय आपात, विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय आपात का मतलब कितने प्रकार के, कितने पढ़े हम लोगों ने, आपको रिकॉल होना चाहिए फिर से। यहाँ पर 3 प्रकार के पढ़े, आर्टिकल ध्यान रखना उसके 352, 356 और 360, ऐसे ध्यान रखना है। तो कौन कौन से आर्टिकल, तो राष्ट्रीय आपात, ठीक है, राष्ट्रीय आपात तो कौन कौन से हो गए, एक तो हाँ राष्ट्रपति शासन है, ठीक है, और वित्तीय आपात, ये 3 जो होगा ना, तो ये ध्यान रखना आप। तो ये जो 3 है, तो इनमें राष्ट्रीय जो आपात का अनुमोदन करने में, जो हमारा आपात है ना, तो इनका अनुमोदन करने में, यानी कि इनको आगे बढ़ाना, आपने पढ़ा था, हमने जब पढ़ा था, हमने जब पढ़ रहे थे कि ये राष्ट्रपति शासन में अगर पढ़ रहे थे, तो इसमें क्या देखा था हमने कि इनको आगे बढ़ाना है जब हमें, यानी कि जब 6 महीने तक हो गए, 6 महीने तक लागू रहेगी, उसके बाद हमें 6 महीने आगे बढ़ाना है, फिर आगे बढ़ाना है, ऐसे करके देखा था। तो अवधियां भी देखी थी, राष्ट्रपति शासन की अवधि देखी थी, वो 3 वर्ष तक, ये सब ने पढ़ चुके वहां पे। तो जब उनको अनुमोदन करना है, आगे बढ़ाना है, तो उनको अनुमोदन करने में दोनों सदन बराबर में नजर आ रहे हैं हमें वहां पे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और इसके अलावा तो और कुछ लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां नहीं आती, इतने ही मैंने देखे चुन चुन के, तो इतने मिल पाए। तो इन मामलों में लोकसभा और राज्यसभा बराबर नजर आती है हमें। अब आया दूसरी स्थिति में कि लोकसभा की शक्ति कहाँ, किन मामलों में लोकसभा की शक्ति ज्यादा है, यानी कि उन मामलों को देख रहे हैं जिनमें लोकसभा की शक्तियां ज्यादा है, यानी कि LS इज ग्रेटर देन RS, यानी कि लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है राज्यसभा की तुलना में। किन मामलों में, वो इन मामलों में, इनको भी तेजी से देख लेते हैं। क्या आपने पता है कि यहाँ पे 3 विधेयक तो डिस्कस कर लिए, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक प्रकार 2 और संविधान संशोधन विधेयक। यहाँ पे वित्त विधेयक प्रकार 1 बचा है, तो आ जाओ यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग। धन विधेयक बचा था एक हमारे पास, तो धन विधेयक क्या है, धन विधेयक को आपको पता होगा कि धन विधेयक के मामले में बहुत शक्तिशाली है लोकसभा, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि एक तो पहले याद हो कि धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में आरंभ कराया जाएगा, ठीक है, आरंभ करके लोकसभा में उसको लाया जाएगा, किसको, धन विधेयक को। और फिर हमने देखा है कि अगर गतिरोध हो रहा है किसी वजह से, सही बैठक बन रही है, और बाकी बात, इस गतिरोध तो पहले छोड़ो, तो उससे पहले अगर लोकसभा, राज्यसभा के पास जब भेजा जाएगा, तो राज्यसभा के पास 14 दिन के पास, 14 दिन का समय है उसके पास, तो 14 दिन के भीतर भीतर निर्णय लेना पड़ेगा, और नहीं लेगा तो फिर लोकसभा मान लेगी, राज्यसभा ने पारित कर दिया है। तो ये बताना चाह रहा है कि धन विधेयक के मामले में लोकसभा बहुत ज्यादा शक्तिशाली है राज्यसभा की तुलना में, थोड़ी बहुत भी बहुत ज्यादा। तो ये आपको क्लियर है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, बार बार वही चीजें रिकॉल करें। आर्टिकल 117 का क्लॉज 1, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया फाइनेंस बिल, यानी कि वित्त विधेयक प्रकार 1, ठीक, यानी कि ये जो लिखा है यहाँ पर मैंने लिख दिया था फाइनेंस बिल टाइप 2 लिख दिया था, और यहाँ पर आर्टिकल नहीं लिखा इसका, यहाँ पर आर्टिकल लिख दिया, वो नहीं लिखा। तो आपको ध्यान रखना ये क्या है, आर्टिकल 117 क्लॉज 3, ठीक, यानी कि 117 क्लॉज 3 वो है, और ये कितना है 117(1), ठीक है, ये ध्यान रखना। तो केवल लोकसभा में, यानी कि जो वित्त विधेयक प्रकार 1 है उसको लाया जाएगा, वो केवल लोकसभा में ही लाया जाएगा, ये आपने देखा था वहां पर, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर क्या है, धन विधेयक, एक धन विधेयक के बारे में और बात सुनो कि धन विधेयक तय करना, यानी कि ये जो बिल आया है ये मनी बिल है या नहीं है, ये भी तय कौन करेगा, इसकी शक्ति किसके पास है,
वो है लोकसभा के अध्यक्ष के पास, यानी कि लोकसभा यहाँ भी नजर आ रही है शक्तिशाली हमें, लोकसभा इस केस में भी नजर आएगी, लोकसभा में कितने विधेयक प्रकार वन को लोकसभा में ही आरंभ कराया सकता है, यानी कि इन मामलों में लोकसभा कितनी शक्तिशाली नजर आ रही है कि धन विधेयक मनी बिल, यानी राज्यसभा के जो सभापति हैं वो नहीं तय करेंगे कि ये मनी बिल है, ठीक, तो राज्यसभा के पास पर्याप्त शक्ति नहीं है, मनी बिल के मामले में बहुत कमजोर है, तो यहाँ ध्यान रखना धन विधेयक तय करना भी ये किसके हाथ में, लोकसभा के अध्यक्ष के हाथ में, ठीक है। आगे अगला वाला, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव जो है यानी कि सरकार के प्रति हमारा विश्वास नहीं रहा, तो अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाएगा, राज्यसभा में नहीं लाया जाएगा। तो केवल लोकसभा यानी कि राज्यसभा अगर सरकार को गिराना चाहे तो सरकार को राज्यसभा नहीं गिरा सकती मिलकर, केवल लोकसभा में लाया जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो ये काम ये भी लोकसभा के पास है कि अगर सरकार के प्रति अविश्वास नजर आ रहा है तो वो काम कर सकती है, विश्वास प्रस्ताव ला सकती है, लोकसभा में लाया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं लाया जा सकता कि भाई सरकार में विश्वास नहीं है, तो यानी कि राज्यसभा यहाँ भी थोड़ी ढीली नजर आती है, कमजोर नजर आती है। अब हम लोग बजट की जो प्रक्रिया है वो भी उसमें भी लोकसभा को थोड़ी सी बढ़त हासिल है कि बजट की प्रक्रिया कहाँ पे होगी, यानी कि बजट भी लोकसभा में पारित होता है, ठीक है। और जो बहुत सारे मंत्रालय अनुदान मांगते हैं कि हमें ये पैसा चाहिए, यानी कि शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, वो अपने जो अनुदान मांगते हैं उन पर बहस वगैरह चर्चा होती है, और वो अनुदान जो पारित करे जाते हैं, अनुदान ग्रांट इसको बोलते हैं, ग्रांट यानी अनुदान क्या बोलते हैं, ग्रांट, तो जो अनुदान वो पारित करे जाते हैं, ग्रांट दिए जाते हैं, पारित करे जाते हैं, वो भी लोकसभा में पारित होते हैं। भले ही बहस जो होती है यानी कि जो चर्चा होती है वो राज्यसभा में भी होती है, यानी कि राज्यसभा में, लोकसभा में भी बहस होगी और राज्यसभा में भी बहस होगी, लेकिन जो मंत्रालय के जो मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, अनुदान मांगते हैं, वो पारित लोकसभा ही करती है केवल, बहस तो उसमें भी हो जाए, बहस करने से क्या मतलब है, हमें तो पता पारित कौन करेगा, यानी कि राज्यसभा चाहे तो कि राज्यसभा किसी मंत्रालय को चाह रही कि इसको अनुदान मिलना चाहिए, और लोकसभा नहीं चाह रही तो नहीं मिलेगा उसको, और लोकसभा चाह रही है और राज्यसभा उस टाइम नहीं चाह रही है तो फिर मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि लोकसभा के ही ऊपर है, यानी कि बजट भी डिस्कस किसमें होगा, लोकसभा में होगा, और जो अनुदान मांगे जाएंगे विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा वो भी पारित कौन करेगा, लोकसभा पारित करेगी, ठीक। अब इसी के तौर पर आ जाओ कि जब बजट होता है तो कटौती प्रस्ताव हमने पढ़ा था, पीछे वाली क्लास देखी प्रस्ताव होगी, उसमें कटौती प्रस्ताव देखा था। हालांकि देखना जो धन्यवाद प्रस्ताव एक रह गया था, मैंने बच्चे एक मिनट बता रहा कि मैंने देखा भी धन्यवाद प्रस्ताव रह गया था, मोशन ऑफ थैंक्स, वो भी पढ़ लेंगे, एक वीडियो में पढ़ लेंगे, बहुत छोटा सा, खाली जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है तो उसके बाद संसद मतलब जो मंत्रिपरिषद होती है, यानी कि मेनली उसी का मामला होता है, वहां पे वो धन्यवाद संसद में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद, जब सरकार बन रही है तो उस टाइम अगर धन्यवाद प्रस्ताव अगर पास नहीं होता है ना, तो कई बार होता है कि मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र की वाला साधारण बहुमत लाना है यहाँ पे, तो त्याग पत्र की बात कब आ जाती है, हमेशा कि आप साधारण बहुमत नहीं जुटा पा रहे और धन्यवाद प्रस्ताव देना है, और माना जाता है कि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है वो क्या है, वो वही है जो मंत्रिपरिषद की क्या पूरे साल भर की कार्रवाई क्या रहेगी, क्या कार्य करेंगे आगे, तो वही मंत्रिपरिषद के ही बोल रहे हैं राष्ट्रपति, तो वहां पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित करवाना पड़ता है वहां पर, और उस टाइम अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हो रहा है सरकार के द्वारा, तो यानी कि सरकार को त्याग पत्र देना, और सरकार के ऊपर आ जाएगी, सरकार को त्याग पत्र भी देना पड़ सकता है वहां पर, ये चीज ध्यान रखना। तो कटौती प्रस्ताव तो हो गया मोशन ऑफ थैंक्स, अगर समझेंगे तो वीडियो बना लेंगे ना, या शॉर्ट्स में एक बार डिस्कस कर लेंगे मोशन ऑफ थैंक्स को। तो कटौती प्रस्ताव जो हम पीछे पढ़ चुके थे, कटौती प्रस्ताव का मतलब क्या है, कटौतियां करना, कि नीति के जो नीति आप लेके आए हो उसमें आप पैसे मांग रहे हो कि हमें इतने पैसे दीजिए, ठीक है, इतने पैसे हमें इस नीति में चाहिए, तो उसमें कटौती करता है विपक्ष की, भैया इसकी कटौती करते 1 रुपया कर दिया जाए, या इसमें 100 रुपए काट दिया जाए, या इसकी राशि को घटाकर इतना कर दिया है, ये हमने देखा था कि एक तो नीति को अस्वीकृत कर देना और उसको 1 रुपया कर देना सीधे, तो ऐसा देखते करें तो कटौती प्रस्ताव भी केवल लोकसभा में लाया जाएगा। कटौती किसमें करोगे आप, बजट की जो मांगी जा रही है, जो अनुदान मांगे जा रहे हैं उनमें, तो अनुदान कौन पारित कर देगा, ये लोकसभा, तो इसलिए कटौती प्रस्ताव भी कहाँ भी आएगा, लोकसभा में आएगा, यानी कटौती प्रस्ताव राज्यसभा में नहीं आ सकता, ठीक। फिर जब संयुक्त बैठक अगर होती है मामलों में, पता है कि गतिरोध होता है, तो गतिरोध होता है लोकसभा और राज्यसभा में, गतिरोध ही पढ़ चुके कि गतिरोध की 3 स्थितियां होती हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। जब गतिरोध होता है तो गतिरोध में फिर संयुक्त बैठक होती है, ज्वाइंट सिटिंग होती है, इनके आर्टिकल वगैरह ध्यान रखना हम लोग। तो जब ज्वाइंट सिटिंग होती है, संयुक्त बैठक होती है, तो संयुक्त बैठक में भी हम ये देखते हैं, अगर ये आवाज आना तो नहीं कर रही, थोड़ा सा में साइड ड्रिल चल रही है मशीन, तो आवाज आ रही होगी आप लोगों को, उसके लिए क्षमा करें। तो ये संयुक्त बैठक है, तो संयुक्त बैठक में भी हम देखते हैं क्या, किसको बढ़त हासिल है, लोकसभा को, क्यों, क्योंकि संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होती है वो कौन करता है, वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष ही संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर रहा है। और उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि संयुक्त बैठक जब बैठती है, तो हालांकि हमने एक बार देखा था, हालांकि ऐसी बात तो नहीं आती, लेकिन फिर भी कहने के लिए कह दिया जाता है
कि जो राज्यसभा की संख्या है, सदस्यों की संख्या, उसकी 2 गुणों से भी ज्यादा लोकसभा के सदस्यों की संख्या है। तो अगर लोकसभा चाहे, इसमें भी देखेंगे कि लोकसभा के सदस्य एक तरफ हो जाए एक तरीके, तो लोकसभा मतलब व्यावहारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर हमें नजर आता है कि लोकसभा थोड़ी ज्यादा हावी नजर आती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। लेकिन अध्यक्षता के ऊपर लेके चलो, तब भी यहाँ पर देखेंगे कि संयुक्त बैठक में बढ़त किसको हासिल है, लोकसभा को। मंत्रिपरिषद की बात आ जाएगी तो मंत्रिपरिषद जो बनती है, अब वो चाहे वो लोकसभा से बने, हमने देखा यहाँ पे, चाहे राज्यसभा से भी बने, लेकिन जो मंत्रिपरिषद जो बन जाएगी, चाहे वो भले राज्यसभा का मंत्री राज्यसभा से मंत्री उठ के आए हो, लेकिन वो उत्तरदायित्व उसका किसके प्रति बनेगा, तो मंत्री जो होंगे वो उत्तरदायी किसके प्रति होंगे, उसका उत्तरदायित्व बनेगा लोकसभा के प्रति। तो हमने पीछे पढ़ चुके हैं मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है, लोकसभा के प्रति। तो ये चीज समझते रहना आप लोग। तो इनमें देख रहे लोकसभा कितनी शक्तिशाली नजर आ रही है। और एक बार सब लोग, जो राष्ट्रीय आपात है ना, नेशनल इमरजेंसी है, तो वो चीज हम समझ रहे हैं। तो जो राष्ट्रीय आपात है, यानी कि जो मैंने यहाँ पे लिख दिया ना राष्ट्रीय आपात, इसको चाहे आप आपात भी कर सकते हो, जो आपातकालीन शक्तियां होती है ना, तो वो कर सकते हैं राष्ट्रीय आपात। दरअसल इसका मतलब ही वही है कि राष्ट्रीय आपात का मतलब, एक तो राष्ट्रीय आपात है नेशनल इमरजेंसी, आप सोचो विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय आपात कैसे, कि राष्ट्र में आपात वो लिख दिया था मैंने। तो एक तो राष्ट्रीय आपात है, दूसरा क्या है, राष्ट्रपति शासन है, तीसरा क्या है, वित्तीय आपात है। तो वही जो आपात वाले हैं, अलग अलग वाले जो आपात बढ़ते हैं, यानी कि राष्ट्रीय आपात, फिर राष्ट्रपति शासन, और फिर वित्तीय आपात। तो जो आपातकालीन शक्तियां थी राष्ट्रपति की ना, उसी की तरफ बता रहे हैं। तो उनका अनुमोदन करने में, यानी तीनों में, यहाँ पर तीनों की बात आ रही है, और यहाँ पर केवल और केवल राष्ट्रीय आपात की बात आ रही है, यानी नेशनल इमरजेंसी की बात आ रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर केवल और केवल राष्ट्रीय आपात की बात आ रही है। तो यहाँ पर मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको कंफ्यूज मत कर जाना आप लोग, ये नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है यहाँ पे, केवल और केवल। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है यहाँ पे, केवल केवल नेशनल इमरजेंसी। जो राष्ट्रीय आपात की अगर हमें समाप्ति करनी है, ठीक है, तो उसका जो प्रस्ताव लाया जाता है केवल लोकसभा में लाया जाएगा। अब ये आपको पता होगा, हमने राष्ट्रीय आपात जब पढ़ा था, उसमें राष्ट्रीय आपात में हमने क्या देखा था वहां पर, हाँ देखा था कि राष्ट्रीय मतलब जैसे हमने और भी आपात देखे थे, तो उसकी हमने समाप्ति पढ़ी थी कि इसकी समाप्ति कैसे होगी। तुमने देखा था, या तो राष्ट्रपति कभी भी अपनी घोषणा वापस ले ले, क्या भैया हमने वापस ले लिया, तो राष्ट्रपति कभी भी अपनी घोषणा वापस ले ले। और भी तरीके हमने देखे, तो उसमें से एक तरीका जो हमने राष्ट्रीय आपात का देखा था, कि राष्ट्रीय आपात का देखा था कि अगर वहां पर साधारण बहुमत से लोकसभा के सदस्य हैं एक प्रस्ताव पारित कर ले, ठीक है, हस्ताक्षर 1/10 के जो हस्ताक्षर लिख के चालू हो जाए, और वहां पर हमने देखा था कि लोकसभा के जो सदस्य हैं वो साधारण बहुमत पारित करके प्रस्ताव ये पारित कर ले, तो फिर राष्ट्रीय आपात हट जाएगा। ये आपने देखा था वहां पे। तो केवल और केवल लोकसभा में राष्ट्रीय, लोकसभा के पास शक्ति है कि वो राष्ट्रीय आपात को भी समाप्त कर दे, और किसी के पास शक्ति नहीं है। और हमने समाप्ति में देख लिया था। बाकी समाप्ति का एक कारण ये भी हो सकता है कि राष्ट्रपति अपने आप वापस ले ले, वो तो है ही है, लेकिन एक ये भी है, ये चीज ध्यान रखना कि चुपके से एक पॉइंट डाल दिया जाएगा, आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं। या फिर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की जगह राष्ट्रपति शासन कर देंगे, तो राष्ट्रपति शासन में ऐसा नहीं है कि लोकसभा में प्रस्ताव पारित हो जाए और राष्ट्रपति शासन हट जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये मामले थे जिनमें लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली नजर आ रही है, किसकी तुलना में, राज्यसभा की तुलना में। अब पहुंचो आओ कि राज्यसभा देंगे शक्तिशाली किन मामलों में, फिर राज्यसभा भी होनी चाहिए ना कहीं ना कहीं शक्ति। तो कुछ मामले ऐसे हैं जहां पर राज्यसभा की जो शक्ति है वो ज्यादा है किसकी तुलना में, लोकसभा के, यानी कि एलएस की तुलना में ज्यादा है। वो कौन कौन से मामले, 3 मामले ध्यान रखो। आर्टिकल 200 क्या बोलेंगे, 249 टू 49, और आर्टिकल 312, बस ये ध्यान रखना। और एक आर्टिकल ध्यान रखो 67 का बी, यानी 67 का बी बोल लो या 67 का खा बोल लो। ठीक है, यहाँ मैंने खा लिख दिया है, तो बी भी कई बार जगह कई लोग लिख के बी भी लिख देते हैं, वरना खा भी लिख देते हैं हिंदी में। ठीक, तो जो लिखा मिल जाए आपको समझना यही है। तो आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 और आर्टिकल 67 बी, ये ध्यान रखना है आपको। 67 का मतलब ऐसे बोलो, 67 में ब्रैकेट में बी वाला छोटा वाला वो नहीं, 67 बी ऐसे मत बोलना, ये वाला 67 बी भी होता है इसका मतलब। ठीक, ये नहीं 67 बी, हमें क्या है 67 खा लिख लो, ऐसे कर लो। ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा, इसीलिए तो हिंदी में आपको हिंदी में भी बता दिया मैंने, लेकिन कई जगह मैंने देखा आर्टिकल्स में तो 67 बी ऐसे लिख के चल रहे हैं। ठीक, तो आप समझो इसमें क्या है, इसमें क्या चीज ध्यान रखनी है कि इसमें ऐसे कुछ प्रावधान है जो केवल राज्यसभा के ही पास है, और लोकसभा, क्योंकि हम राज्यसभा के तो पढ़ रहे हैं। अभी हमने आपको ध्यान होगा पीछे पढ़ भी चुके हैं, जब हम विशेष प्रकार के बहुमत देख रहे थे, और ये ऐसे हैं कि जब राज्यसभा विशेष प्रकार के जब बहुमत पारित करेगी तभी वो काम हो पाएगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो हम समझ लें इसमें क्या, दो मेजरली कहीं पे आपको लिखा मिलेगा 249 312, 67 बी की बात नहीं होगी, लेकिन 67 बी भी एक ऐसा आर्टिकल है जहाँ पे राज्यसभा ही शक्तिशाली नजर आ रही है लोकसभा की तुलना में। वो काम
राज्यसभा ही कर सकती है 67B वाला, लोकसभा नहीं कर सकती। अभी हम देखते हैं क्या, लेकिन अमूमन आपको जगह जगह पे यही मिलेगा 249 और 312। ठीक, ये वाला नहीं मिलेगा जल्दी, और मिल जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको भी क्या है। 249 क्या हमने पीछे पढ़ा था, जब हमने बहुमत देखा था सबसे पहली क्लास के आसपास हमने बहुमत देखा था, तो उसमें देखा था कि 249 बताता है कि यदि कोई विषय जो ऐसे राज्य सूची का विषय है, और राज्य सूची के विषय का मतलब क्या है, हमने देखा था ना 7 शेड्यूल देखा, अनुसूचियां देखी, उनमें अनुसूचियों में क्या देखा था हम लोगों ने कि जो विषय होते हैं राज्य सूची के विषय होते हैं, कुछ कुछ विषय होते हैं जो केंद्र सूची के विषय संघ सूची से बोलते हैं, और कुछ विषय समवर्ती सूची बोलते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि उन विषयों पे, यानी कि राज्य सूची के विषय पे कौन कानून बनाएगा, राज्य बनाएगा, और केंद्र सूची के विषय पे कौन कानून बनाएगा, केंद्र बनाएगा। और जब बात करते हैं हम किसी समवर्ती सूची की, तो उन पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। यदि अगर केंद्र ने कानून पहले बना दिया तो केंद्र का कानून मान्य होगा वहां पर। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर बात हो रही है कि जो बात बता रहे हैं कि राज्य सूची का जो विषय है उस पर तो राज्य ही बना सकता है, लेकिन राज्य अगर विशेष प्रकार का बहुमत, जो हमने देखा 2/3 वाला बहुमत है, कि 2/3 बहुमत पारित कर दे, तो राज्य ये संसद को, ठीक है, यानी कि राज्य संसद को शक्ति दे सकता है कि आप हमारे राज्य सूची में घुस के, यानी राज्य सूची में संसद नहीं कानून बना सकती, लेकिन क्या है कि राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने देने की शक्ति वो दे सकती है राज्यसभा, कि राज्यसभा के पास है शक्ति। तो राज्यसभा क्या करेगी, राज्यसभा बात करेगी, राज्यसभा ये कहेगी कि 2/3 बहुमत पारित करेगी, और उसको जो विषय है उसको राष्ट्रीय हित, यानी कि राष्ट्रीय हित का घोषित कर देगी, यानी कि राष्ट्रीय हित का है, यानी कि राष्ट्रीय महत्व का बता के, और वो कह देगी ये राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा लग रहा है हमें, तो संसद को हम ये शक्ति देते हैं कि वो इस पर कानून बनाए। तो आर्टिकल 249 के तहत ये, यानी कि सीधी सीधी बात है कि आर्टिकल 249 का मतलब क्या है, राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकती है, इतना ध्यान रखो आप। लेकिन बस कई पूछने भूल लेते हैं, क्यों बना सकती है, उसको राष्ट्रीय हित का यानी राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देते हैं कि भाई राष्ट्रीय महत्व के लिए जरूरी है, तो हम चाहते हैं कि संसद इस पर कानून बनाए। ठीक, ये 249 हो गया। 312 आ जाओ। 312 हमेशा ध्यान रखना आपको कि अखिल भारतीय सेवा, कि कोई भी अखिल भारतीय सेवा है, नई जैसे आईएएस है, आईपीएस है, ये सब अखिल भारतीय सेवा है ना, तो अखिल भारतीय जो नई अखिल भारतीय सेवा, यानी कि अखिल भारतीय कोई अखिल भारतीय सेवा नहीं बनानी है आपको, सृजन नया सृजन करना है, तो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु संसद को अधिकृत करने की शक्ति, यहाँ पे संसद को अधिकृत कर देगी, संसद से कह देगी भाई आप इसमें अधिकृत हो जाती है संसद, यानी कि संसद कहेगी हम बनाएंगे। तो राज्य यहाँ पर बताएगा, राज्यसभा कह देगी कि अखिल भारतीय सेवा आप करें, बनाए नहीं सी, और तो पहले राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करेगी यहाँ भी। तो जैसे अखिल भारतीय सेवा जैसे नहीं कौन सी लेगा, जैसे एक भारतीय न्यायिक सेवा बना सकते हैं, जो भारतीय न्यायिक सेवा मतलब जैसे आईएएस आईपीएस तो है हमारे पास, तो आईजेएस बना दें, इंडियन जुडिशरी सर्विस बना सकते हैं, ऐसे करके राज्यसभा करके है, तो वहां पे बात हो जाएगी। तो ये 249 और 312 समझ में आ गया होगा। अब 67B आप समझो ये क्या लिखा हुआ है, इसके अनुसार यानी 67B या 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति को हटाने में, पद मुक्त करने में, तो उसका जो प्रस्ताव है वो केवल और केवल राज्यसभा में लाया जाता है। ये हम पढ़ चुके थे, उपराष्ट्रपति पढ़ा था हमने, तो उपराष्ट्रपति को पढ़ने में हमने ये पढ़ा था कि अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो इसका जो प्रस्ताव है वो, जैसे राष्ट्रपति का महाभियोग पढ़ा था तो हमने वो देखा था, ऐसे उपराष्ट्रपति को हटाना है तो केवल और केवल कहाँ पे लाया जाएगा, राज्यसभा में ही लाया जाएगा, क्योंकि वो राज्यसभा के सभापति है ना, तो राज्यसभा के सभापति है, तो पहले हटाने का प्रस्ताव केवल केवल राज्यसभा में ही लाया जाएगा। तो इसीलिए वो उनके घर की बात थी, लेकिन यहाँ पर लोकसभा तो आएगी ना, जब लोकसभा यहाँ पर नहीं आ सकती तो हमें लिखना ही पड़ेगा कि यहाँ पे राज्यसभा शक्तिशाली है लोकसभा की तुलना में, तो जहाँ जहाँ राज्यसभा लोकसभा नहीं आ सकती और राज्यसभा का काम हो सकता है वहाँ पर राज्यसभा करने से, तो वहाँ राज्यसभा शक्तिशाली मानी जाएगी। तो ये 3 सिचुएशन ऐसी हैं कि 249, 312 और 67B, ये ध्यान रखना, 67 का बी ऐसे कह लो, 67 का बी, तो इसमें क्या है, राज्यसभा ज्यादा शक्तिशाली है किसकी तुलना में, लोकसभा की तुलना में। तो ये 3 स्थितियां बनती थी कि जहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों सदन बराबर हैं, और कहीं पर लोकसभा किसी मामलों में बराबर है, ज्यादा शक्तिशाली है राज्यसभा की तुलना में, और किसी मामलों में राज्यसभा, यानी किसी मामलों के 3 मामलों में राज्यसभा ज्यादा शक्तिशाली है लोकसभा की तुलना में। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो लोकसभा ज्यादा, मतलब यहाँ पर ज्यादा शक्तिशाली नजर आ रही है, तो इसमें क्या है, बस इसका मुद्दा एक उठता है यहाँ पर राज्यसभा की अप्रासंगिकता पर, कि राज्यसभा पे तो मतलब खर्चा बढ़ा रही खाली, ये फिर ऐसे वाला मामला है, तो राज्यसभा जब कोई उसका काम ही नहीं है। हालांकि देखो संविधान ने ना बराबर बराबर शक्तियां नहीं बांटी है, कि लोकसभा और राज्यसभा को बराबर शक्तियां नहीं दी है, और ना ही बराबर कार्य बांटे हैं। बस क्या है कि जो राज्य व्यवस्था है ना, राज्य व्यवस्था इसको चलाने में तो विशिष्ट भूमिका है इन दोनों की, राज्यसभा और लोकसभा की। 2 पहिए माने जाते हैं संसद के, फिर एक सिक्के के 2 पहलू माने जाते हैं, ऐसे करके माने जाते हैं।
तो इसलिए इन दोनों की अलग अलग विशिष्ट भूमिका है। लिखने में अगर आप कहीं लिखने में आए या कहीं बोलने में आए तो पहले व्यवहार व्यवहार तो हमें ये दिख रहा है कि भैया ये ज़्यादा शक्तिशाली है ना, ये इससे कम शक्तिशाली है। लेकिन अगर लिखना है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो राज्यसभा है वो क्या करती है, यहाँ पर योग्यता, हमने पीछे पढ़ी थी राज्यसभा को बोले, तो राज्यसभा योग्यता का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, जबकि लोकसभा जन आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती है। यानी क्या बोल रहा हूँ मैं, राज्यसभा योग्यता का प्रतिनिधित्व करती है जबकि लोकसभा जन आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती है। तो एक श्रेष्ठ, यानी कि अगर हमें ठीक से अगर विधि बनानी है तो एक श्रेष्ठ विधि निर्माण के लिए हमें ये दोनों तत्वों का समन्वय जरूरी है, यानी लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि योग्यता का भी प्रतिनिधित्व चाहिए और जन आकांक्षा का प्रतिनिधित्व चाहिए। तो हमें फिर अच्छा सा कानून बन के आएगा। तो श्रेष्ठ कानून बनाने के लिए यानी श्रेष्ठ कानून निर्माण के लिए हमें क्या चाहिए, इन दोनों तत्वों का समन्वय जरूरी है। यानी कि अलग अलग तो हैं लेकिन एक दूसरे के बिल्कुल पूरक हैं, ठीक है। और इनकी पूरकता के लिए आप ये बता सकते हो, दूसरा एक ये बता सकते हो कि ये क्या करती है, राज्यसभा है प्रांतीय हित को प्रतिनिधित्व करती है। प्रांतीय हित यानी आपको पता है ये राज्य से निकल के आते हैं, तो राज्यसभा प्रांतीय हित का प्रतिनिधित्व करती है और लोकसभा, जबकि लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, जनहित का, ठीक है। तो ये तो प्रांतीय हित का प्रतिनिधित्व करती है जबकि लोकसभा जनहित का प्रतिनिधित्व करती है। तो अगर हम देखेंगे एक संघात्मक ढांचा बनाना में, तो संघात्मक ढांचा के लिए भी ये दोनों तत्व जरूरी है, इन दोनों का समन्वय जरूरी है कि संघात्मक क्या यानी कि जनहित भी जुड़ जाए, ठीक, और प्रांतीय हित भी जुड़ जाए। और वहां पर पहले वाले में क्या है, बस ठीक से बढ़िया सी विधि बनानी है, बढ़िया सा कानून बनाना है, बढ़िया सा लॉ बनाना है, तो योग्य व्यक्ति भी जुड़ जाए और जो पॉपुलर हैं, जो जनआकांक्षित व्यक्ति, जिनको जनता ने चुन के बहुत अच्छे से भेजा है, तो वो भी जुड़ जाए, तो एक अच्छी सी कानून बन के आएगा, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों का समन्वय जरूरी है। ये अपनी अपनी विशिष्ट भूमिका निभा रहे हैं, अलग जरूर हैं लेकिन ये एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसे बताया जाता है जैसे फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी ऐसे मामला हो जाता है कि कौन ज्यादा मजबूत है, तो वही बताते हैं एक दूसरे के पूरक हैं, ये वो हमने पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक। बताने में अगर आएगा तो आप ऐसे बताएंगे, वरना देखने में तो यही लग रहा है कि ये शक्तिशाली है, ठीक, इनकी कोई शक्ति नहीं है। तो जब इनकी कोई शक्ति नहीं है तो इनका एक मुद्दा उपज के आता है, वो कौन सा आता है कि इसकी अप्रासंगिकता का। तो कोशिश करूंगा मैं एक वीडियो छोटी सी ला दूं कि राज्यसभा की अप्रासंगिकता, उसमें समझा दूं, कहीं पे अगर लिखने के लिए आ जाए या बोलने के लिए आ जाए तो आपके लिए बहुत जरूरी है। भले ही अभी हम लोग के व्यू वगैरह कम आ रहे हैं और चीजें कम आ रही हैं, लेकिन ये चीजें जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप तो व्यू या किसी और पर तुलना मत करना इस चीज के लेके कि भाई कम आ रहा है तो यानी कि बेकार चीज होगी। आप इसको देखोगे आपको मामला पता चलेगा कि जो कई आप महंगी महंगी कोचिंग में पढ़ रहे होगे, मैं वो यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो कोशिश ये करेंगे, इसको ठीक से समझेंगे, बहुत सीरियस होकर समझो, गंभीरता से समझो, और ये आपको बोलने में ज्यादा मदद आएगा जब आप कहीं बात करेंगे। ऑप्शन के क्वेश्चन तो निकलेंगे इससे, राइटिंग के भी क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, और कहीं पे अगर इंटरव्यू जैसी कोई सिचुएशन बनेगी या फिर आप कहीं पे स्पीच दे रहे हैं, कहीं पे अगर अपने स्कूल में डिबेट कर रहे हैं, तब भी ऐसे मुद्दों को लेकर चल सकते हैं, आप उनको उठा सकते हैं, पिक कर सकते हैं इन मुद्दों को, ठीक है। तो अगली क्लास में कोशिश करूंगा कि इसकी राज्यसभा की अप्रासंगिकता की हो जाए, और बाकी एक दो कॉल ऐसा बची मान लो संसद के बारे में, तो हम उसके बाद में संसद की समिति हम पढ़ लेंगे, थोड़ी बहुत जान लेंगे संसद की समितियां, और अगर मुझे लगा कि संसद की विशेष जो संसद की शक्तियां होती हैं वो समझ लेंगे, तो वो एक क्लास उसको बना दूंगा मैं छोटी सी। तो इतना के बाद हम लोग राज्य विधानमंडल की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। और बीच में कोशिश करूंगा भूगोल भी चालू कर दूं, तो अब आपको क्लासेस मिलने लगेंगी, अब आपको लग भी रहा होगा निरंतर मिल भी रही है, एक एक दिन छोड़ के मिल रही होंगी अभी, लेकिन अब वो भी मिलने लगेंगी जल्दी जल्दी आपको। तो ये इसको ध्यान रखते हैं। अब अगली वाली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिएगा।